हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही सहज भाषा में और आपके जो एग्जामिनेशन में आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय बहुत कम होते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको केवल यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और वो भी निःशुल्क, बस आपको अपने मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण होता है रसायन शास्त्र, और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपके ग्रीक शब्द से हुआ है और वह ग्रीक शब्द है आपका कीमिया। तो आइए इन सारी बातों को आप लोग के लिए लिख दिया गया है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस बार जो बिहार स्टेट के एग्जाम हुए थे, इसमें पूछे गए थे आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर। ये रहने वाले कहाँ थे? फ्रांस के रहने वाले थे। आइए आप लोग के लिए मैं लिख दिया हूँ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी केमिस्ट्री आप लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें आप लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? कीमिया शब्द। अब कीमिया जो है वह कैसा वर्ड है? रोमन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कीमिया ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, है ना। और केमिस्ट्री की उत्पत्ति आपके मिस्र देश से हुआ था। ये भी प्रश्न कभी कभी आ सकते हैं। अगली बात, आधुनिक रसायन का जनक एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। ये तो प्रश्न इजी हैं, आप लोग को इजी लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न आपके पूछ दिए जाते हैं कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है, जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न आते हैं कि भारतीय रसायन के जनक कौन है, तो आप याद रखेंगे पीसी राय। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के कुछ लोग हैं, उन लोगों को जब तक आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप केमिस्ट्री को इजी भाषा में समझ नहीं पाएंगे। तो आइए मैं आप लोग को यहाँ पे लिखा हूँ 3 नाम। फर्स्ट नाम देख रहे होंगे, एटम लिखा हुआ। एटम मतलब होता है परमाणु। दूसरा है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु। और तीसरे पार्ट्स आप लोग जो देख रहे होंगे, आयन, आयन मतलब होता है आपका आयन। अब देखिए एटम, यानी आपके प्रश्न आते हैं कि निम्न में परमाणु कौन है, निम्न में अणु कौन है, निम्न में कौन आयन है। तो आप समझिए एटम, एटम को कहते हैं परमाणु। ए फॉर एटम होता है और ए फॉर एलोन होता है। ए फॉर क्या होता है? एलोन। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला। तो जो अकेला होगा ना, उसी को आप आज से क्या कहिएगा? परमाणु। जैसे हाइड्रोजन अकेला है, यदि हाइड्रोजन को कॉल करेंगे तो केवल हाइड्रोजन सुनेगा। लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, चांदी, सोना, जितने भी देख रहे हैं ना, यानी जितने भी आप तत्वों को देख रहे हैं, तत्व को आप परमाणु कह सकते हैं। यानी यहाँ पे एक फैक्ट ये आता है कि परमाणु जो होता है वो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, एक छोटा सा भाग होता है। और परमाणु पहचानने का तरीका क्या हो गया? ए फॉर एटम और ए फॉर एलोन, यानी जो आपको अकेला दिखेगा उसी को आप परमाणु कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर यहाँ पे तो 2 है, एन है और ए है। अरे एन ए नहीं है, यहाँ पे एन सोडियम है। सोडियम का लैटिन नाम जो होता है वो नाइट्रियम होता है। तो एन सोडियम का सिंबल है और दोनों एन और ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम। यानी जब भी कभी भी आपके परमाणु होंगे तो वो बिल्कुल क्या होंगे? अकेले होंगे। और जब अकेले होंगे तो आप क्या कहिएगा? परमाणु। अब हम लोग दूसरे पार्ट चर्चा करते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु। एम फॉर क्या होता है? मेनी। ध्यान से देखिए, एम फॉर मेनी, और मेनी मतलब क्या होता है? बहुत। यानी यहाँ पे H2, तो H2 कहने का अर्थ हो गया हाइड्रोजन गैस। तो गैसों की संख्या क्या होगी? बढ़ गई ना। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पे संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। O2 ऑक्सीजन गैस, O3 ओजोन, N2 नाइट्रोजन गैस, P4 श्वेत फास्फोरस, S8 सल्फर, C2 कार्बन, Cl2 क्लोरीन, H2 जल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे परमाणु की संख्या बढ़ गए हैं। यानी मेनी मतलब बहुत, यानी परमाणु की संख्या एक से आपको अधिक दिखे, या तो समान परमाणु दिखे या असमान दिखे।
समान कहने का अर्थ हो गया सिमिलर एटम। सिमिलर एटम जैसे यहाँ पे H2, तो इसमें केवल 2 हाइड्रोजन हुए। H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हुए और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, डिसिमिलर एटम हो गया। तो यदि आपको समान परमाणु दिखेंगे तो आप कहेंगे क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सम परमाणविक अणु। और यदि यहाँ पे परमाणु अलग अलग दिखेंगे तो इसको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु। तो आप लोग देख रहे होंगे यदि H2 बोले यानी संख्या बढ़ जाए तो आप क्या कहिएगा, मॉलिक्यूल्स। तो आपके प्रश्न आएंगे निम्न में कौन अणु है, तो बस आपको संख्या बढ़ा हुआ नजर आएगा तो इसको क्या कहिएगा, अणु। अब मॉलिक्यूल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होमो एटॉमिक, होमो मतलब होता है सम परमाणविक, जैसे H2 में 2 हाइड्रोजन है तो सम परमाणु है ना, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। जैसे यहाँ पे हम H2 लिख रहे हैं तो H2 को यदि ब्रेक करेंगे तो H और क्या आएगा, H आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, सम परमाणविक। अब यही लिख दिए H2O, तो यहाँ पे H और क्या आ गया, O। तो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया, तो हो गया विषम परमाणविक अणु, हेट्रोमॉलिक्यूल्स, है ना, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको कहते हैं विषम परमाणविक क्या, अणु। तो आप लोग अणु समझ गए होंगे, यानी संख्या 1 से अधिक दिखाई देगा तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। अब तीसरी बात, आयन। आयन को समझ लीजिए। आयन क्या होता है कि जब कोई परमाणु, यहाँ पर देख रहे होंगे परमाणु, जब कोई परमाणु या तो उसमें प्लस चढ़ता है या तो माइनस, यानी प्लस और माइनस को कहते हैं आवेश। तो यानी प्लस और माइनस आवेश से जैसे ही आपस में रिलेशन बनाता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आयन। यानी परमाणु जब आवेश से जुड़ते हैं या आवेश से संबंधित होते हैं तो उस परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, आयन। यानी आयन में आपको प्लस और माइनस दिखेगा। यानी हमारा कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपको अकेला दिखाई देगा तो परमाणु कहिएगा, साथ में दिखाई देगा अणु कहिएगा, और प्लस माइनस दिख जाएगा तो क्या कहिएगा, आयन। अब इससे देखिए प्रश्न मैं आप लोग को दिया हूं, निम्न में कौन परमाणु है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, तो इसमें संख्या अधिक है तो ये परमाणु नहीं है। दूसरी ऑप्शन H2, इसमें भी संख्या अधिक है तो ये भी अणु है। H2O, ये भी क्या है, अणु। अब यहाँ पे देखिए Mg मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। आपसे परमाणु पूछा ना तो इसका आंसर क्या होगा, Mg मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन अणु है। अणु मतलब संख्या अधिक, तो C से क्या हो गया, कार्बन, अकेला है, नहीं होगा। N से क्या हो गया, नाइट्रोजन, अकेला है, नहीं होगा। Na से क्या हो गया, सोडियम, अकेला है, नहीं होगा। N2 मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन। जी बिल्कुल यही है, क्योंकि अणु पूछा है तो संख्या अधिक वाला होगा, और N2 में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। अगली क्वेश्चन, निम्न में कौन सम परमाणविक अणु है। सम मतलब समान, यानी समान परमाणु वाला अणु कौन है, यानी संख्या अधिक होना चाहिए लेकिन परमाणु समान होना चाहिए। फर्स्ट H2O, आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या है, विषम है ना, तो विषम परमाणविक अणु है, ये भी नहीं होगा। आगे NaCl, इसमें Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन, तो ये क्या है, विषम परमाणविक अणु है। अब अगली बात हम लोग कहते हैं Cl2, जी बिल्कुल, आप लोग ध्यान से देखिए Cl2, इसमें क्लोरीन कितने हैं, 2, तो ये क्या हो गए, सम परमाणविक अणु। इसके अलावा ऑप्शन डी देखिए, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, विषम परमाणविक अणु। तो आपके प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सम परमाणविक अणु है, तो इसमें सम परमाणविक अणु कौन हो गया, Cl2, क्योंकि इसमें क्लोरीन की संख्या कितना है, 2। अगले क्वेश्चन, निम्न में कौन आयन है। तो मैंने बोला आयन का पहचान बस एक ही है कि जहां प्लस और माइनस देखिए वो आयन, यदि प्लस लग जाएगा तो धन आयन और माइनस हो जाएगा तो ऋण आयन। ऐसा ही पूछ सकता है कि निम्न में कौन धन आयन है, निम्न में कौन ऋण आयन है, तो प्लस लग जाएगा तो धन आयन और माइनस लग जाएगा ऋण आयन। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में कौन आयन है, तो आयन आपको प्लस दिख रहा है, इस प्रकार से क्या हो गया, आयन। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं तत्वों का संग्रह बताऊंगा कि कौन से तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, कौन से तत्व हल्का होता है, कौन से तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, कौन सा द्रव्य धातु होता है, कौन सा द्रव्य अधातु होता है। इन सारे प्रश्नों का संग्रह मैं कर रहा हूं और यहां से आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 अंक 100% आएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो टीजीटी और पीजीटी में जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को एक नजर देख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व आप लोग जानते हैं कौन है, हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा परमाणु। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें हाइड्रोजन मारते हैं, लेकिन इसको आप लोग याद कर लेंगे कि सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो आपका होता है हीलियम। बिल्कुल याद रखेंगे, सबसे छोटा परमाणु क्या होता है, हीलियम। तीसरा क्वेश्चन सबसे हल्का धातु। यदि हल्का धातु की बात करेगा तो धातु में आप लोग मारेंगे क्या, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम, जिसका सिंबल होता है O और क्या, S। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्य अवस्था में धातु। देखिए इस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं कि कौन से ऐसे धातु हैं जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यदि धातु की बात होगी तो आप लोग उसका आंसर करेंगे मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। आप लोग इसे पारा के नाम से भी जानते हैं। और यदि द्रव्य अधातु होगा या कमरे के ताप पे कौन सा द्रव्य अधातु है तो आप लोग इसका आंसर करेंगे ब्रोमीन। Br को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आते रहा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। देखिए इस प्रश्न में विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो तो रट के जाते हैं कि सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, उसी हिसाब से वो फ्लोरीन मार देते हैं। लेकिन जब भी कभी भी आपका प्रश्न आए कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन केरोसिन तेल में डुबा के रखे जाने वाले तत्व। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि केरोसिन तेल में सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में डुबा कर रखे जाने वाले तत्व। तो जल में डुबा के रखे जाने वाले तत्व जो है उनका नाम है फास्फोरस। और कौन से फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। और फास्फोरस का कौन सा ग्रुप क्रियाशील होता है, लाल फास्फोरस क्रियाशील होता है। अगली क्वेश्चन सर्वाधिक आयनन ऊर्जा, यानी सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाले कौन से तत्व होते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे हीलियम। सबसे कम आयनन ऊर्जा। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा कौन होगा, क्षारीय धातु का। और क्षारीय धातु में सबसे नीचे कौन होता है, सीजियम। यानी सीजियम का सबसे कम आयनन ऊर्जा होता है। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है, सीजियम का। नेक्स्ट सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता। जी बिल्कुल आपके प्रश्न आते हैं सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो आप लोग किसका लिखें, क्लोरीन का। लेकिन आपका क्वेश्चन सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है तो आप जवाब क्या देंगे, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है और आयनन ऊर्जा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिनके 12वें कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं। और हीलियम का आप लोग हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायर में करते हैं। अगली क्वेश्चन सबसे कठोर धातु। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे कठोर धातु और सबसे कठोर पदार्थ। तो सबसे कठोर धातु पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटिनम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, प्लेटिनम जिसको सफेद स्वर्ण भी कहते हैं। सर्वाधिक कठोर पदार्थ यदि आपसे कोई बोलेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, हीरा। और हीरा का सिंबल क्या होता है, सी। कार्बन सी को ही कहते हैं हीरा और ग्रेफाइट कहते हैं। तो कभी हीरा और ग्रेफाइट का सिंबल पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे, सी। नेक्स्ट सफेद स्वर्ण। मैंने आपको बताया कि सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को, और प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। अगली क्वेश्चन देखेंगे विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु। तो विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु आप लोग सभी लोग जानते हैं चांदी होता है, और चांदी का सिंबल क्या होता है, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन आवारा तत्व, यानी आवारा तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं तन्य धातु। आघात वर्धनीय कहने का अर्थ होता है कि आप उसे हथौड़े से पीट कर चदरा के रूप में फैला दें तो ये आघात वर्धनीयता कहलाता है, और तार के रूप में लंबा कर देंगे तो तन्यता कहलाता है। और इस प्रकार के तत्व को हम लोग कहते हैं सोना, जिसका सिंबल होता है Au। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम क्वथनांक और गलनांक वाला तत्व कौन है। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आए कि सबसे कम क्वथनांक और गलनांक वाले तत्व कौन है तो आप लोग याद रखेंगे हीलियम। ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन मार देंगे, हीलियम का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है। अगली क्वेश्चन उड़ने वाली धातु, यानी कौन सा धातु उड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए कि उड़ने वाले धातु के समूह में आता है जस्ता,
कैडमियम और मरकरी। ये सारे धातु जो होते हैं उड़ते हैं, इसलिए इन्हें उड़ने वाले धातु का दर्जा दिया गया है। यदि प्रश्न आए कि उड़ने वाले धातु कौन कौन से हैं, तो जस्ता, कैडमियम और क्या, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्के वाली धातु कौन है? तो सिक्का किसका किसका बना? एक कॉपर का बना, तांबा का बना, दूसरा चांदी का बना और तीसरा क्या बना, सोना का, जो पहले के जमाने में बना था। यानी इसका आंसर क्या होगा, कॉपर और चांदी और सोना। इन्हें एक साथ सिक्के धातु का समूह कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से थे आपके सीधे सीधे जो तत्वों से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, उन प्रश्नों का संग्रह। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे। तो यदि आप सफलता पूरी तरह से चाहते हैं तो पूरी क्लासेज के संग आप ताकत को लगा दीजिए और मगध क्लासेज आपको निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज देगी। अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।